वेलकम एवरीबॉडी। तो आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एम्प्लॉय कॉस्ट। कुछ बुक्स में आप इसको लेबर कॉस्ट के नाम से भी देखेंगे। जो एम्प्लॉय कॉस्ट होता है वो हमारा एक एलिमेंट है इन ओवरऑल कॉस्ट। आपको मैंने इनिशियल चैप्टर्स में बताया था कि हमारे पास जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं उसमें हम मटेरियल एंड लेबर को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम उनको उन्हीं के नाम से अलग से मेजर करते हैं। फिर सारे खर्चों को हम क्या बोल देते हैं, एक्सपेंस के नाम से। वेदर इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हम उसको एक्सपेंस ही बोलते हैं। बट मटेरियल एंड लेबर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम उनको उनके नाम से ही बोलते हैं। जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में मटेरियल कॉस्ट कवर कर चुके हैं, आई होप आपने वो लेक्चर देख लिए होंगे। मटेरियल कॉस्ट जो है वो कवर करना इज प्रैक्टिकली ईजी कंपेयर टू दिस, रिलेटिवली ईजी आई शुड से। वाई सो? बिकॉज उसके पास फिजिकल डायमेंशंस होते हैं। मटेरियल को आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, इन टर्म्स ऑफ हाइट लाइक मीटर्स, किलोमीटर्स, ऐसे आप चीजों को मेजर कर सकते हो। वॉल्यूम में देखें तो आप उसको क्यूबिक उसमें मेजर कर सकते हो, मीटर्स वगैरह में। तो वॉल्यूम में आप देख सकते हो अगर वो लिक्विड है तो ऐसे जो फिजिकल आइटम होता है मटेरियल, उसको मेजर करना इट्स कंपैरेटिवली इजी। बट एम्प्लॉय कॉस्ट में प्रॉब्लम क्या आती है? एम्प्लॉय बेसिकली आपको आपकी सर्विसेज देता है। जो मजदूर है आपके यहाँ काम कर रहा है, लाइक आई सेड कि इस चैप्टर को लेबर कॉस्ट के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो लेबर हो गया या एम्प्लॉय हो गया इन जनरल, वो लोग आपको सर्विसेज दे रहे हैं। एंड सर्विसेज को मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज यहाँ पे फिजिकल डायमेंशंस नहीं होते। अब सर इसको मेजर कैसे करें फिर? तो आप देखोगे कि मजदूर अपने आप को तो नहीं बेच रहा, अदरवाइज तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई। वो तो अपनी सर्विसेज आपको बेच रहा है। अब सर्विसेज को मेजर करने का यानी परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका क्या हो सकता है कि या तो आप उसने जितना काम किया उस हिसाब से उसको मेजर करें। लाइक अगर वो आपके यहाँ पर बूट्स बनाता है, शूज बनाता है, जैसे बाटा कंपनी है, वो अपने जॉब वर्कर्स को क्या दे देती है? मटेरियल दे देती है और उनसे क्या बनवाती है? शूज बनवाती है। तो वहां पर जो वो सर्विसेज उनसे ले रही है, राइट, उस सर्विसेज का वो जो चार्ज करते होंगे उसको ना, जॉब वर्क वगैरह ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्कर्स जो आपके यहाँ पर ही काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर बाटा के यहाँ पर या बहुत सारी कंपनीज हैं जो शूज बनाती है, उनके यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनसे हम काम ले रहे हैं, तो अगर हम उनको पर पीस बेसिस पर पे करें, इसको पीस रेट सिस्टम भी बोलते हैं, कि जितने पीस बनाओगे। हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, वो मालाएं बनाती हैं, आई थिंक ये मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया है। तो वहां पर उनको पर माला का जो पैसा है वो मिलता है। तो यहाँ पर ये पीस रेट सिस्टम हो गया। बताऊंगा बहुत जल्द कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी, अलग अलग अपने प्लान्स बताए कि कैसे आप इसको मेजर करें एम्प्लॉय कॉस्ट को। बट अभी कहने का पर्पस क्या है कि कैसे आप उसकी परफॉर्मेंस मेजर कर पाओगे। द फर्स्ट थिंग इज यू कैन मेजर इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द आइटम्स दैट इट इज मेकिंग, और आप उसको घंटों के हिसाब से भी मेजर कर सकते हो। लाइक आपके बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो पीस बाय पीस नहीं बनते। अब एक मजदूर है जो किसी मशीन पर काम कर रहा है और एक बारी में वो 100 पीस बनाता है, एक बैच के अंदर 100 पीस बना देता है। तो पीस बाय पीस पे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। रादर हम आवर्स के हिसाब से उसको पे कर सकते हैं या बैच के हिसाब से पे कर सकता है। बैच के हिसाब से पे करोगे तो पीस रेट में ही आ जाएगा। बट अगर आप उसको आवर्स के हिसाब से पे करते हो, जैसे कि आप अगर खुद कंपनी जाके ज्वाइन करोगे, कभी आप CA/CMA बन जाते हो और आप कंपनी के पास जाते हो, तो आपको मंथली सैलरी मिला करेगी। ये जो मंथली सैलरी, ऑब्वियसली आप इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज होंगे क्योंकि आप डायरेक्टली प्रोडक्शन लाइन पे जाके तो काम नहीं करेंगे, अनलेस आप सर्विस सेक्टर में ही जा रहे हैं। वहां पे तो आप डायरेक्ट सर्विसेज भी दे सकते हैं, आप डायरेक्ट खर्चे में भी आ सकता है, डिपेंड्स कि कहां पर आप काम कर रहे हैं। बट अगर आपको मंथली पे हो रहा है तो आपका पूरे मंथ में जो पे किया जा रहा है वो भी तो किसी न किसी हिसाब से कैलकुलेट हुआ होगा ना। तो यहां पर आवर्स के हिसाब से, डेज के हिसाब से या मंथ के हिसाब से भी पे किया जा सकता है। एक और तरीका होता है मजदूर से काम कराने का, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जिसको हम ठेका सिस्टम भी बोलते हैं। वैसे आपने सुना होगा दिहाड़ी के हिसाब से पे कर दिया। ऐसा किसी ने अगर कंस्ट्रक्शन अपने घर में कराई है, आई एम टेकिंग वेरी बेसिक लैंग्वेज हियर। दिहाड़ी मींस बेसिकली उसका पर डे का प्राइस होता है। वो कहता है पर डे का मैं इतना लूंगा, 800, 900, 1000 रुपए जितना भी लूंगा और आप मुझे उतना पे करिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो खाली भी तो बैठ सकता है, आवर्स वेस्ट भी तो कर सकता है। हर सिस्टम के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर वो आप उसको आवर्स के हिसाब से पे करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सुपरविजन रखनी पड़ेगी, बिकॉज इन दैट केस जो वर्कर है वो काम अवॉइड कर सकता है, बट उसको तब भी पैसा मिल सकता है बिकॉज अगर उसने पीस वगैरह नहीं बनाए। या फिर अगर आप पीस रेट सिस्टम पे बनवाओगे
तो सिर्फ पीस कंप्लीट करने के चक्कर में वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो हर सिस्टम की कुछ कमियां हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने मटेरियल चैप्टर के अंदर आपको एक एक चीज बताई थी कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, कहाँ से सामान मंगवाया जाता है, ऐसे मैं यहाँ बताऊंगा। मजदूर को लाना है तो कौन सा डिपार्टमेंट लाएगा, ठीक है। आज मैं थ्योरी डिस्कस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, तो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द प्रैक्टिकल पोर्शन। तो थोड़ा सा चीजें बता के आई ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑल्सो विद यू, बट फिर भी मैं बीच में इसमें अपनी बेसिक थ्योरी तो इंट्रोड्यूस करूंगा ही, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, ठीक है। जैसे एक मैंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है पेट पीसी। तो आपका जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, आपका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स आते हैं जो आपके अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। आपका फिर टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट भी आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, पेरोल डिपार्टमेंट आ गया आपका, और लास्ट में तो आप काम करते ही हो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स के बारे में हम सब पढ़ेंगे, बट मैं इसको कराऊंगा आपको जब टाइम आएगा। अभी मेरे पे विश्वास करें, इस चैप्टर को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर फेज में करने वाले हैं, जिसमें जो लास्ट फेज है ये आपको टेक्निकली मैं पहले ही समझा दूंगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि बता ही रहा हूं इंट्रोडक्शन, तो बेसिकली मैं आपको इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी जो मैं होल्ड करूंगा, जैसे टाइम कीपिंग वगैरह मैंने बोला ना, बाद में कराऊंगा। फिर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मेन चीज तो यही है। अब इंप्लॉय की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मेरा आज का डिस्कशन रहेगा। फिर इसके बाद अगर व्यक्ति ओवर टाइम कर रहा है, आपने सुना होगा ओटी, ओवर टाइम, तो अगर व्यक्ति अपने निर्धारित काम से समय से ज्यादा काम करता है तो उसको अलग दरों पर, अलग रेट्स पर पैसा पे किया जाता है। और एक और चीज समझो, एम्प्लॉय जहां पर आ जाता है तो वहां पे आपके लेबर लॉज भी आ जाते हैं। तो देयर आर लेबर लॉज इन आवर कंट्री जो कुछ प्रोनाउंस करते हैं रिगार्डिंग ओवर टाइम एज वेल। ऑब्वियसली जिस टाइम पर आप इसको पढ़ रहे हैं, इस टाइम पर हम ट्रांजिशन फेज में, यानी नए कानून आ चुके हैं और पुराने कानून हट चुके हैं, बट आपके सिलेबस में वो नहीं है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पोर्शन पढ़ना है। बट स्टिल जो बुक में दिया है मैं तो वही पढ़ाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस लॉ विद यू, बट याद रखना जब भी इंप्लॉय इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पर लेबर लॉज भी आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेशन होगी। क्योंकि हो सकता है कि आप एचआर वगैरह से, आप एमबीए कर लें, एचआर की फील्ड में कर लें, तो आपको ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर। या अगर आप मान लो सीए हैं या सीएमए हैं, तो आपको अपने कंपनी का जो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है उसका टैक्स भी तो देखना होता है, बिकॉज जब कंपनी के एम्प्लॉय को पे किया जाता है तो उसका टीडीएस काट के दिया जाता है। तो आपने ये बहुत सुना होगा कि पीएफ का पैसा काट के दिया है, टीडीएस का पैसा काट के दिया है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंडर पैसा काट के दिया है। तो ये सब मैं अभी बताने ही वाला हूं आपको आगे चल के। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। इफ यू आर पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टीम, तो आपको तो और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चीज को किस हेड में चार्ज करना है। तो ये करने के बाद हम एक डिस्कशन करेंगे लेबर टर्नओवर का। ये एक ऐसा रेशियो होता है जो फाइंड करता है कि कितना एम्प्लॉय हमारे यहाँ से छोड़ के जा रहा है, और ये रेट जितना हाई होगा ये उतना बेकार होता है कंपनी के लिए, बिकॉज यू डोंट वांट एम्प्लॉयज टू लीव योर कंपनी। एक एम्प्लॉय रिटेंशन अगर अच्छा है कंपनी का, तो उस कंपनी की मार्केट में इमेज भी अच्छी होगी, क्वालिटेटिव लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी जॉब सिक्योरिटी मिलती है जब वो आपसे जुड़ते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी का लेबर टर्नओवर बहुत हाई है, ऐसे रेशो हमें दर्शाता है कि दैट कंपनी मस्ट हैव बीन डूइंग समथिंग रॉन्ग इंटरनली, दैट दे आर नॉट एबल टू रिटेन द एम्प्लॉइज। क्योंकि एम्प्लॉय को रिटेन ना कर पाना प्रॉब्लमेटिक इस वजह से भी है, क्योंकि बार बार अगर नया एम्प्लॉय आएगा तो आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। एक लर्निंग कर्व क्या होता है, किसी भी चीज को सीखने के बाद आपके अंदर उसके प्रति इफिशियंसी आ जाती है। अब वो आने में समय लगेगा, बिकॉज हर महीने तो आपका नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, तो परफेक्शन आ ही नहीं पाती। तो ऐसा क्या कारण है कि आप एम्प्लॉय रिटेन नहीं कर पा रहे? तो कुछ आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी है जिनको देखने के लिए हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स यानी नंबर्स को भी पढ़ना पड़ेगा, और वहां पे एक नंबर आता है लेबर टर्नओवर रेशियो, इसको भी हम पढ़ेंगे। एंड फाइनली हम एक रेट, एक दर डिसाइड करेंगे कि हम पर आवर व्यक्ति को कितना पे करें। नॉट जस्ट दैट, पीस रेट भी हम देखेंगे कि पर पीस कितना पे करें। अगर आप एक शू बनाते हैं तो हम पर शू का कितना देंगे, राइट? तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमें एम्प्लॉय के द्वारा किए गए काम को मेजर करना है, और उस काम को मेजर करने के लिए अक्सर हम या तो उसको पीस के हिसाब से पे करते हैं या हम उसको टाइम के हिसाब से पे करते हैं। बट आप देखेंगे कि आपके कोर्स में कुछ ऐसे भी प्लान्स वगैरह आएंगे आगे चल के जहां पे हाइब्रिड सिस्टम है, तो वो भी आपके पास रहने वाला है। एक आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि मेरे पास दोनों तरह के बच्चे हैं, सीए और सीएमए के। तो सीएमए के बच्चों के सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कुछ प्लान्स पढ़ाने वाला हूं, जो प्लान्स कुछ फेमस व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं।
जिनसे हमें पढ़ना है कि कैसे लेबर कॉस्ट निकाली जाएगी। वो प्लान्स सीए के कोर्स में सिर्फ 2 ही हैं, और जो एक्स्ट्रा सिलेबस में रहेंगे वो आपके सीएमए के बच्चों के हैं। तो सीएमए के बच्चों के जो प्लान्स हैं वो एक सेपरेट लेक्चर के द्वारा मैं अपने सिर्फ ऐप के थ्रू वो प्रोवाइड करूंगा, एंड दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ पहली चीज, लेबर कॉस्ट, लेबर में बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स लाइक आई सेड, और इट कैन बी बेस्ड ऑन यूनिट्स, पर पीस आप उसको पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके व्यक्ति ने 50 घंटे लिए हैं किसी काम को करने के लिए, और उसको 10 पर आवर के हिसाब से, अब यही रेट तो हम एंड में कैलकुलेट करेंगे, ये देखा था ना, यही रेट तो हम एंड में कैलकुलेट करेंगे, बट अभी रेट आपको अगर पता है कि 10 रुपए पर घंटे के हिसाब से आप मजदूर को पे कर रहे हो, तो उस दिन मजदूर 500 रुपए आपसे लेके जाएगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि कंपनी के लिए तो वो खर्चा है, एम्प्लॉय के लिए वो क्या है, इनकम है, बट हम एम्प्लॉय के हिसाब से थोड़े ना पढ़ रहे हैं चैप्टर, हम तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो कंपनी के लिए वो खर्चा है, कंपनी के लिए 500 रुपीज विल बी द कॉस्ट। नाउ अगर उसको यूनिट के हिसाब से पे करें, तो यूनिट के हिसाब से पे करेंगे, तो यहां पे मान लीजिए कि उसने 60 किलो सामान बनाया है और उसको पर केजी का हम 10 रुपए देते हैं, या उसने 60 मालाएं बनाई है, 60 शूज बनाए हैं और पर शू का, पर माला का हम उसको 10 रुपए देते हैं, तो यहां पर वो हमें 600 रुपए हमसे मांग के लेके जाएगा। नो ऑब्वियसली इसमें स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि आपको इतने घंटे में इतना प्रोडक्शन करनी ही करनी है, अदरवाइज क्या होगा, व्यक्ति आपका क्या करेगा, क्वालिटी वेस्ट करेगा, बेसिकली जल्दी बनाने के चक्कर में वो चीप क्वालिटी बनाएगा, और चीप क्वालिटी से प्रॉब्लम क्या होती है, बाद में रिजेक्शन होती है कस्टमर द्वारा, तो हम वो भी नहीं चाहेंगे, राइट। अब इसको फाइंड करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्लान्स प्रपोज किए कि कैसे आप किसी की वेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल वो प्लान इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक लेबर कॉस्ट कैलकुलेट होती है तो क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर आते हैं। ये पर्टिकुलर पोर्शन जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये आप अपनी जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं उसमें भी पढ़ते हो। आपका इनकम अंडर सैलरीज करके एक पोर्शन आता है जहां पर आप देखते हो कि सैलरी किसी की कैसे कैलकुलेट होती है। तो किसी को भी पे करते वक्त उसकी बेसिक सैलरी पूछो कितनी है। बेसिक सैलरी होती है जो उसको रिकॉर्ड द्वारा दी जाएगी, उसके कॉन्ट्रैक्ट द्वारा दी जाएगी। बट मान लीजिए एक व्यक्ति की 50,000 मंथली सैलरी है, लेकिन हम उसको कुछ इंसेंटिव्स वगैरह भी देते हैं ना। इंसेंटिव्स वगैरह तो मुझे डिस्कस करने ही, तो आई विल होल्ड इट, क्योंकि इसका पूरा डिस्कशन आगे चल के है कि टेलर ने क्या बोला, हालसे ने क्या बोला, रोमन ने क्या बोला, तो हम ये सब बाद में बात करेंगे। कुछ उसको बोनस मिलता है, मान लो दिवाली का बोनस मिलता है 1000 रुपए, ठीक है, एंड उसको एक बोनस मिलता, अभी मान लीजिए कि हम अक्टूबर की ही बात कर रहे हैं, अक्टूबर में दिवाली आती है, अक्टूबर की सैलरी कितनी है, ये आप कैसे भी कर सकते हैं, एनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम उसको होली दिवाली का बोनस देते हैं। अब होली तो आपकी फरवरी मार्च में आती है, तो वहां उसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे अभी हम। बोनस दिया गया 1000 रुपए का। इसके अलावा परक्यूजिट्स क्या होते हैं सर? परक्यूजिट्स इनको हम शॉर्ट में पर्क्स भी बोल देते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग इसको ये बोलते हैं। ये होती हैं फैसिलिटीज। सी, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। जब मैं ऑफिस में था तो माय बॉस यूज्ड टू गिव अस सम मनी कि आप ये पैसा लो और इस पैसे को इस्तेमाल करके आप क्लाइंट्स वगैरह के पास पहुंचो, ठीक है। बेसिकली वो हमें एक अलाउंस देना चाह रहा था, या फिर ऐसा भी होता था कि हम खुद अपनी जेब से खर्चा करते थे और बाद में उसको बिल दे देते थे एंड वो हमें उतना पैसा रिफंड कर देता था। ये क्या होता है? ये एक तरह से अलाउंस होता है। द मनी दैट यू गेट, बेसिकली आपको कुछ पैसा अलग से मिल रहा है ओवर एंड अबव योर बेसिक सैलरी टू कंप्लीट द जॉब। तो ये कंपनी का खर्चा है ना बेसिकली। थिंक अबाउट इट। अगर 1000 रुपए मैंने अपनी जेब से लगाया एज एन एम्प्लॉय, बाद में कंपनी मुझे दे रही है, तो अल्टीमेट बर्डन किसकी जेब पर पड़ा है? तो ये कंपनी की जेब पर पड़ा है। तो कंपनी के लिए वो खर्चा हुआ ना, इसको हम बोलते हैं अलाउंस। अब बात करें फैसिलिटीज की, पर्क्स की, जो मैं बता ही रहा था। पर्क्स डायरेक्टली दी हुई फैसिलिटीज है। इंस्टेड ऑफ अलाउइंग यू टू गो थ्रू कार, वो आपको कार ही प्रोवाइड कर देता है। जहां पर मैं रहता हूं, यहाँ पर पतंजलि का मेन हेड ऑफिस है, पतंजलि हरिद्वार में। पतंजलि अपने एम्प्लॉयज को बस सर्विसेज देती है, तो फ्री में बस आती है, उनको पिकअप करते हैं, सारे एम्प्लॉयज एक जगह आ जाते हैं। जैसे स्कूल के टाइम में नहीं होता था, चलो स्कूल के लिए तो आप पे करते थे, यहाँ पे उनकी सैलरी से कुछ नहीं कटता है,
उनको फ्री सर्विसेज दी जाती है, वो पतंजलि स्टोर जहां पे भी उनकी फैक्ट्रीज होती है, बिकॉज पतंजलि इज वेरी बिग, तो वो वहां तक लेके जाते हैं उनको। अब ये पर्टिकुलर फैसिलिटी में क्या हो रहा है, क्या कोई रिफंड मिल रहा है, क्या कुछ पैसा अलग से मिल रहा है? नहीं, यहां पर सीधा फैसिलिटी ही दी जा रही है। तो सर आप इसे सैलरी में क्यों इंक्लूड कर रहे हो? बेसिकली इनकम टैक्स भी ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को हम ये कैलकुलेशन में नहीं लेंगे किसी व्यक्ति के, तो यहां पर होगा फ्रॉड। थिंक अबाउट इट, सारा तो फैसिलिटी के थ्रू पैसा दे दिया जाएगा, ये कहकर कि हम कैश में तो कुछ दे ही नहीं रहे। तो आप चाहे कैश में दो चाहे काइंड में दो, वो तो उसकी सैलरी का पार्ट बनेगा। तो कुछ परक्विजिट्स होते हैं जो दिए जाते हैं व्यक्ति को, वो परक्विजिट्स की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, ये एचआर का काम है। इनकम टैक्स के अंदर जब आप इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो टीचर आपको बताएगा कि इनकम टैक्स कैसे कैसे उसकी कैलकुलेशन करता है। अगर आप उसको कार दे रहे हो तो कार की कैलकुलेशन कैसे होगी, अगर आप उसको सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हो, अगर मान लीजिए आपने उसको स्टे दे रखा है, ठीक है, तो स्टे का कैसे कैलकुलेशन होगी? बेसिकली आप उसकी रेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। अब रेंट तो एम्प्लॉय खुद तो नहीं दे रहा है, रेंट तो एम्प्लॉयर दे रहा है, या एम्प्लॉयर उसको सीधा घर ही दे रहा है, रेंट वो देख लेगा खुद ही। तो यहां पर वैल्यूएशन कैसे होती है, ये हमारे सिर का टेंशन नहीं है, ये बेसिकली आपको क्वेश्चन में दिया होगा इधर, और यहां पर तो बहुत ही कम टेस्टिंग होती है इस एरिया में। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड टू फाइंड द अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय, यानी वट एवर वी आर पेइंग टू द एम्प्लॉय, वेदर इट इज इन कैश और इन काइंड, वी हैव टू इंक्लूड इट इन कॉस्ट एंड दैट विल बी द कॉस्ट टू द कंपनी, क्योंकि हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो कुछ बोनस दे रहे हैं, कोई परक्विजिट दे रहे हैं, मान लीजिए 5,000 इक्वलेंट वैल्यू का वो आपको कार की सर्विसेज देता है, कार तो नहीं दे रहा आपको, कार की सर्विसेज दे रहा है, तो वो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाए। सर ये इंसेंटिव्स क्या है, इसके बारे में बिल्कुल हम बात कर लेंगे अभी। बेसिकली कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने अपने प्लान्स बताए हैं कि अगर इतने घंटे काम किया है, इतने घंटे काम किया है, इतना अलाउ था, इतने घंटे काम कर दिया, इतना समय बचाया है, तो इसको इतना पे कर दीजिए। अभी उस पोर्शन को हम लेके नहीं आ रहे, बट इंसेंटिव्स बेसिकली एक एक्स्ट्रा बोनस ही है जो पे कर रहे हैं ना। बोनस आपने सर अलग क्यों रखा? बोनस बेसिकली मैंने वो वाले कर लिए जो प्लान्स के अंडर नहीं आ रहे, लाइक आप दिवाली का बोनस हो गया, होली का बोनस हो गया। नाउ दिस में डिफर कंपनी टू कंपनी, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, बिकॉज आप जनरली ये सब पढ़ रहे हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप अगर इसको कहीं और जाकर भी लगाना चाहें चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, तो आप लगा सकते हैं। तो इंसेंटिव्स इसलिए मैंने अलग लिख दिए, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट, अब आपको एक चीज बता दूं मैं, यहां पर जो मैंने सैलरी ली थी वो मेरी सैलरी थी ग्रॉस सैलरी। सर ये ग्रॉस क्या सैलरी होती है? ये होती है टोटल सैलरी जो बेसिक में मुझे दी गई थी। तो सर आप ये हमें क्यों बता रहे हो? बेसिकली क्या होता है ना, मुझे वो बोलते तो हैं कि 50,000 की सैलरी है, बट इसमें से कुछ पोर्शन वो मेरा पीएफ का काट लेते हैं कि मेरे बुढ़ापे में पैसा देंगे, प्रोविडेंट फंड का। एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है। वाई सोशल सिक्योरिटी? बेसिकली बुढ़ापे में हमारे पास हमारे बच्चे ना रहे तो हमारे पास कुछ पैसा तो रहेगा, तो बुढ़ापे के वक्त यही पैसा थोड़ा अपग्रेड होके मिल जाएगा। अब कैसे होगा इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा, इवन दो ये इनकम टैक्स में समझाया जाता है, बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू सो दैट आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। सी, यहां पर पीएफ का पैसा काट लिया, ईएसआई का कुछ पैसा काट लिया, मान लीजिए 2,000 काट लिया, ठीक है, ये हो गए 7,000, और 3,000 इसके किसी और चीज, मान लो टीडीएस वीडीएस काट के दे दिया, तो इसके हाथ में 40,000 सैलरी आ गई। अब आप क्या बोलो, वो किसी को बताएगा तो वो क्या बोलेगा, मेरी सैलरी 40,000 है या 50,000 है? तो बच्चा सामने से बोल सकता है, सर इंडिया में पता हम कैसे बोलते हैं, हमारी सैलरी 50,000 है, कट कटा के 40 मिलती है, यही बोलते हैं ऑब्वियसली, बट योर सैलरी इज 50,000। वाई सो? बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग यू विल टेक 50,000 डियर, नॉट 40,000। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, ये होती है ग्रॉस सैलरी, यानी टोटल सैलरी, जो आपको बेसिक टोटल सैलरी, ठीक है, ग्रॉस सैलरी बोल दो, बेसिक सैलरी बोल दो, बट ये जो आपको सैलरी मिल रही है नेट सैलरी है। नेट सैलरी आपको बैंक की रसीद में दिखती है, जो पासबुक आपके पास प्रिंट कराओगे ना, तो उसमें आपको नेट सैलरी मिलेगी, 40,000 आया है, बट रियलिटी में आपकी सैलरी कितनी है? रियलिटी में सैलरी आपकी 50,000 है। तो क्वेश्चन कभी कभी आपको नेट सैलरी दे देता है, तो यू हैव टू मेक इट ग्रॉस फर्स्ट एंड देन आप उसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपनी कैलकुलेशन में। अच्छा सर यही इतना ही कॉम्प्लिकेटेड करेगा या और भी कुछ कर सकता है? कर सकता है, बट अभी सुन लो क्या क्या वो डिडक्शन करके आपको देगा सैलरी का। प्रोविडेंट फंड में पैसा काट लिया, ईएसआई, ये सारी क्या होता है, एक स्टेट की स्कीम होती है, इंश्योरेंस स्कीम होती है, बेसिकली स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ये हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो इसके अंदर जो पैसा कट कटा के आपके पास आता है,
ये आपको ऐड बैक करना है। मैंने बताया था ना, आपको 7,000 पीएफ के मान लीजिए काट लिए, ये 5,000 काट लिए और 2,000 ईएसआई के काट लिए, तो ईएसआई भी आपको ऐड बैक करना, बिकॉज योर ग्रॉस सैलरी इज 50,000 नॉट 40,000। फिर टीडीएस भी कटा है ना सर। टीडीएस क्यों कटा है? टीडीएस काटने का जो ड्यूटी है एम्प्लॉयर के ऊपर वो कानूनी है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है कि आपको सैलरी काट कर देनी है। उसका कॉन्सेप्ट अलग है, बेसिकली व्यक्ति भाग गया बाद में टैक्स ना दे तो ऑन द स्पॉट काट लो, इसलिए इसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहां से इनकम जनरेट हो रही है एम्प्लॉयर के पास से, तो एम्प्लॉयर काट ले उसको, ठीक है। पैसा किसे कट रहा है? एम्प्लॉय का, ठीक है। तो टीडीएस हो गया। प्रोफेशनल टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है प्रोफेशनल टैक्स। अगर आप कोई बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं तो ये भी आपका डिडक्ट हो सकता है, आपको ऐड बैक करके लेना है। या लोन्स वगैरह, सी लोन अलग चीज हो गई, वो सैलरी के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं आती है। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि प्लीज आज मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे दो और मेरी सैलरी से थोड़ा थोड़ा काटते रहना। जैसे बैंक के एम्प्लॉइज ऐसा कर सकते हैं कि वो बैंक से लोन ले लें और थोड़ा थोड़ा बैंक उनको क्या कर सकता है, फिर उनकी सैलरी से काट काट के सैलरी दे सकता है। तो जो आपकी सैलरी में, वैसे आपकी सैलरी 40,000 आती है, लेकिन इस बार बैंक ने 10,000 और काट लिए, 30 आई, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी सैलरी इनकम टैक्स वालों की 30,000 है? नहीं, आपकी सैलरी कितनी है? 50 ही है। वो इस्तेमाल हुआ है आपने, बेसिकली आप बाद में भी तो पैसा इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपने लोन पहले लेकर काम कर लिया, आप धीरे धीरे लोन पे कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी डिडक्शंस अगर आपको क्वेश्चन में दी हैं एंड बाद में आपको नेट सैलरी दे रखी है, नेट वेजेस दे रखे हैं, तो आपको बाद में उसको ग्रॉस बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन बाय कैलकुलेटिंग द ग्रॉस सैलरी फर्स्ट। अच्छा सर, और क्या कॉम्प्लिकेशन वो ला सकता है? और कॉम्प्लिकेशन देखो मैं आपको बताता हूं। ये जो आपके पीएफ वगैरह का जो पैसा कटता है ना, ये तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन है। सर क्या है कॉन्सेप्ट, अभी समझ में नहीं आया। देखो, एक फंड बनाया जाता है, प्रोविडेंट फंड। अब आप पढ़ोगे इनकम टैक्स में, अनरिकॉग्नाइज भी हो सकता है अगर आपने इसका रूल्स फॉलो नहीं करे पीएफ वगैरह के, या आपने अगर रूल्स फॉलो करे तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, अगर सरकार का है तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, जो भी है प्रोविडेंट फंड को प्रोविडेंट फंड मानो। अब इसमें कुछ पोर्शन इंप्लॉय अपनी सैलरी का डिडक्ट करके डालता है, राइट। इंप्लॉय अपनी सैलरी का डिडक्ट करके डालता है, यानी सैलरी उसकी 50,000 थी, 10,000 उसने या 5,000 यहां डाल दी। इसके बैंक में 5,000 इकट्ठे हो गए, एक पीएफ का अलग से अकाउंट खुलता है, वहां पे 5,000 इकट्ठे हो गए। इतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन इंप्लॉयर भी डालता है। इसको इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो सैलरी से डिडक्ट करके दिया जाता है, और इसको 5,000 को अलग से डाला किसने? इंप्लॉय ने। और इस पूरे पैसे पे सरकार आपको इंटरेस्ट देती रहती है, बिकॉज ये पैसा सरकार के पास है, टेक्निकली सरकार इसको इन्वेस्ट कर लेती है, पीएफ फंड जो मैनेज कर रहा है वो उसको इन्वेस्ट कर लेता है, तो इस पे आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। बढ़ते 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 आपको आपके रिटायरमेंट के वक्त बहुत सारा पैसा मिलता है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर मेरी सैलरी जो है उसमें मुझे क्या लेना चाहिए? ग्रॉस सैलरी में मैंने जैसे आपको बताया कि सैलरी 45 कट के मिली होगी, क्योंकि 5,000 तो कहां चला गया? पीएफ में चला गया, मेरी सैलरी से कट के। ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए ये 5,000 कट के चला गया, 45 मेरी नेट सैलरी है। क्वेश्चन में नेट सैलरी दी है 45,000 और बताया है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 5,000 है, तो आई विल से मेरा ग्रॉस जो सैलरी है मेरी वो कितनी है? 50,000। तो यानी मैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऐड करूंगा, जो मैंने यहां लिखा भी है। बट सर आपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं ऐड करा? सी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाज नेवर पार्ट ऑफ माय सैलरी, इट वाज नेवर पार्ट ऑफ माय सैलरी, इट वाज गिवन सेपरेटली बाय द एम्प्लॉयर एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये अलग से मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो मैं इसको अपने अलाउंसेस या पर्क्स का पार्ट मान लूं, बिकॉज दिस इज नॉट गिवन टू मी थ्रू माई सैलरी, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ माई सैलरी, इट इज गिवन ओवर एंड अबव द सैलरी। तो इसीलिए मैं इसको क्या करूंगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का पार्ट मानूंगा। ये चीज समझ में आई? इसलिए देखना, कभी भी आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो बेसिक सैलरी क्वेश्चन में अगर दे दी है तो फिर आप किसको इग्नोर कर दोगे? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर दोगे। सर क्यों 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 क्यों? भाई अगर मैंने आपको ऑलरेडी 50,000 बता दिया तो फिर आप इसको तो इग्नोर करोगे ना, मुझे तो ये निकालना है। हाँ, अगर नेट सैलरी दी होगी तब तो मैं 5,000 क्या करूंगा? ऊपर जाते हुए ऐड बैक करूंगा। थिंक अबाउट इट।
5,000 कट के मिला, तो अब जब आप कैलकुलेशन करोगे बेसिक सैलरी की तो 45,000 में 5,000 ऐड ही तो करोगे, रिवर्स जा रहे हो, तभी तो 50,000 आएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट 50 ही दे दूं तो क्या होगा? अगर डायरेक्टली 50 दे दूंगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इग्नोर मारना है। जब आप सैलरी का पोर्शन करोगे ना इनकम टैक्स में, तब आपका टीचर बताएगा भाई अलग से एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लिया करो, सैलरी का पार्ट, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन मत लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वुड बी गिविंग यू व्हाट, बेसिक सैलरी। तब अगर बेसिक सैलरी दे दी है तो इसका क्या ही यूज है? अगर नेट सैलरी देते तो फिर दोनों आते हैं, एम्प्लॉय भी आता है और एम्प्लॉयर भी आता है, क्योंकि एम्प्लॉयर इज एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, इट इज पार्ट ऑफ ओवर एंड अबव द बेसिक सैलरी। तो आप इसे पर्क्स एंड अलाउंसेस का पार्ट लेते हैं। आई बात समझ में? तो दो तरह के कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ये ईएसआई में भी हो सकता है सही, या कोई और आपका ऐसे वॉलंटरी अपनी मर्जी से बनाया हुआ फंड भी हो सकता है। बट याद रखना, आप जब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो एम्प्लॉय ने जो दिया वो इस बेसिक सैलरी का पार्ट नहीं है, वो यहां आना चाहिए। और जो एम्प्लॉय ने खुद अपनी सैलरी से कटवाया है वो तो सैलरी का ही पार्ट है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नेट सैलरी प्लस डिडक्शंस ऐड बैक कर देना। ऐसा करके लिख लेना तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर ये याद रखना है कि देना दिया है क्या है, अगर दिया है बेसिक सैलरी या फिर ग्रॉस सैलरी फिर तो कुछ नहीं करना, फिर तो डायरेक्टली ये दे ही दिया उन्होंने, फिर तो आपको यहां से स्टार्ट करना है। हाँ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आप यहां जोड़ लेना, लेकिन अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दिया और नेट सैलरी भी दी है तो फिर आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी गेट्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। बेसिक पे इसका कितना है? 10,000 पर मंथ। डीएनएस अलाउंस 2,000। डीएनएस अलाउंस क्या होता है? देखो, अलाउंस कैसा भी हो, डॉग अलाउंस दे दे आपको, कोई भी क्लीनर अलाउंस दे दे कि आपके घर में क्लीनर है लगवा लो, हम आपको पैसे दे देंगे, ये सब अलाउंसेस किसी भी नाम से हो सकते हैं, इस पे टेंशन मत लेना। बट डीएनएस अलाउंस बहुत फेमस है, इसको हिंदी में महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। बेसिकली अगर आप किसी भी महंगी सिटी में मूव करते हो ओनली बिकॉज ऑफ द जॉब, तो योर एम्प्लॉयर पेज यू एक्स्ट्रा मनी ओवर एंड अबव योर बेसिक सैलरी टू कंपनसेट यू फॉर द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आप बैंगलोर में जाके रहोगे तो दैट इज अ कॉस्टली सिटी, ठीक है, वहां पे आप अगर एयरपोर्ट तक भी जाते हो तो 1,000 रुपए कुछ नहीं है टैक्सी वगैरह के थ्रू पे करने में। तो याद रखना कि ये जो आपका डीएनएस अलाउंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप इनकम टैक्स सीखें किसी भी नाम से देते, ये 2,000 महीने के हिसाब से मिल रहा है। फिर बोनस 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, यानी सैलरी और डीए को प्लस करना और उसके ऊपर 20% निकालना। अदर अलाउंसेस आपके 2,500 रुपए पर मंथ है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% ऑफ सैलरी। सर एम्प्लॉय क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऊपर हमें बेसिक पे दे दिया है, ग्रॉस सैलरी दे दी, आई डोंट नीड इट। और ये किसका निकलेगा? बेसिक सैलरी एंड डीए का निकलेगा, सैलरी एंड डीए का 10%, यानी इन दोनों 12,000 के ऊपर 10% निकलेगा पर मंथ। अगर पर एनम निकाल रहे होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना, ये सब पर मंथ की कैलकुलेशन है। तो अगर एनुअल करनी है तो 12 से मल्टीप्लाई करके चलना, ठीक है। सर इससे क्या आ जाएगा? इससे एम्प्लॉय की कॉस्ट आ जाएगी। बट इस क्वेश्चन में एक और चीज दी है जो मुझे तुम्हें समझानी है, एंड दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आइडल टाइम। वैसे मैं तुम्हें सब पढ़ाऊंगा, आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो मैं थोड़ा सा यहां पर चीजों को बेस बहुत स्ट्रांग करना चाह रहा हूं, फिर एक एक करके पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइडल टाइम का मतलब क्या? आइडल मतलब खाली बैठना। अगर कोई इंप्लॉई, अगर हिंदी समझ में आती है तो अच्छी बात है, बट आइडल मींस खाली बैठना। अगर कोई इंप्लॉई खाली बैठता है तो ये कंपनी के लिए लॉस है, बिकॉज उसको तो पे होगा, अगर आवर्स के बेसिस पर है तो पे होगा, और अगर वो आवर्स के हिसाब से पे भी नहीं हो रहा है तो वो आपकी प्रोडक्शन तो कम ही कर रहा है ना। तो कभी भी खाली बैठना अच्छा नहीं माना जाता। अब ये देखना है आपको किन कारणों की वजह से आइडल है। कभी कभी उसकी गलती नहीं होती है, कभी कभी नॉर्मल रीजंस की वजह से वो खाली बैठा होता है। सर नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? नॉर्मल आइडल टाइम होता है जैसे कि आपका फैक्ट्री गेट से लाइन तक शिफ्टिंग में जो टाइम गैप होता है, लाइन तक जो जाने में टाइम गैप होता है 15 मिनट उसके वेस्ट होता है, चाहकर भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो होके रहेगा। सर हम 15 मिनट पहले बुला लेंगे उसको, तो वो आपका 15 मिनट पहले आ जाएगा, वो पैसे मांगेगा उसके। यहां पर पूरा बिजनेस हो रहा है, याद रखना। तो कुछ चीजें आपको अलाउ करनी ही पड़ती हैं। फिर आपका लंच ब्रेक,
भाई व्यक्ति थकता भी तो है, तो 1 घंटा उसको देना पड़ेगा। आधा आधे घंटे के 2 ब्रेक देते हो आप, या फिर 1 ब्रेक देते हो आप, सीधा 1 घंटे का, ये नॉर्मल आवर्स है। फिर इसके अलावा 2 शिफ्ट के बीच में जो गैप होता है, इसकी वजह से भी तो व्यक्ति खाली बैठेगा। या जब आपकी मशीन क्लीनिंग हो रही होती है, या मेंटेनेंस के टाइम पर, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के टाइम पर जो होती ही होती है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। या मशीन की क्लीनिंग हो रही है, तब तो वो बेचारा खाली बैठेगा ना। बट आप उसे बोलो हम इसके खाली बैठने के तो पैसे नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? वो कहेगा करवाओ काम, मैं तो करूंगा काम। आपके पास अगर नहीं है तो मैं क्या करूं इसमें? आप अगर डायरेक्ट मशीन नहीं चला सकते। लेकिन एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? जो एबनॉर्मल रीजंस की वजह से, जिसमें कंपनी की गलती है कि आपका एम्प्लॉय खाली बैठा हुआ है। क्या, कैसे सर? जैसे कि मशीन का ब्रेक हो जाना, तो आपने शेड्यूल मेंटेनेंस नहीं करवाई थी। या पावर कट हो जाना, आपने बैकअप नहीं रखा था। मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, सर पढ़ के आए हैं स्टॉक आउट, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, एम्प्लॉय खाली बैठा है। स्ट्राइक्स हो गई, लॉकआउट हो गए, सर इनका मतलब क्या है? स्ट्राइक करता है एम्प्लॉय, धरने पे बैठ गया, हम नहीं काम करेंगे, तो सामने से मालिक भी क्या करता है? फैक्ट्री पे ताले लगा के चला जाता है, लॉकआउट, बाहर रहो। स्ट्राइक का जवाब है लॉकआउट। समझ में आया? तो याद रखना यहां पे कि जो चीज आपको पता है व्हाट इज नॉर्मल, विच इज बाउंड टू हैपन, नेचुरल टू द प्रोसेस। अब व्यक्ति फैक्ट्री गेट से लाइन तक आने में उसको कपड़े भी पहनने हैं, उसको फैक्ट्री वाले बूट्स भी पहनने हैं, ही हैज टू गेट रेडी टू बी एबल टू डू द वर्क, तो दैट विल टेक टाइम ना, बिकॉज उसकी पंचिंग 9 बजे हो चुकी है, बट वो लाइन तक जाएगा 9:15 तक, तो 9 ये 15 मिनट तो उसकी कैलकुलेशन में आने चाहिए ना। ना आपको पता है ये जो नॉर्मल होता है, दिस इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होना चाहिए। रीजन इज क्योंकि इसका बर्डन हम कस्टमर पे पास ऑन करेंगे, क्योंकि ये तो होगा ही होगा। आई बात समझ में? अभी कैसे करते हो आप, ये आपको पता है। सर कैसे पता है? हम कॉस्ट लेते थे, उसमें से कुछ माइनस नहीं करते थे। नॉर्मल लॉस में याद करो मटेरियल चैप्टर में, और नीचे क्या करते थे? यूनिट्स में से आप क्या कर देते थे? नॉर्मल लॉस यूनिट्स लेस कर देते थे। यानी मैंने बताया था सिर्फ यूनिट से लेस करना है, इससे रेट बढ़ जाएगा। सर याद नहीं आ रहा, एक बार बता दो। याद है आपको, आपके पास आप पेट्रोल आया था, आपने पूरे 1 लाख रुपए लिए थे, बट यूनिट्स 990 पहुंची थी, रेट बढ़ गया था सामने से। ये 990 कैसे आया था? 1000 में से 10 लीटर आपका इवेपोरेट हो गया था। अब इसको लेबर के हिसाब से लगा के देखो, कॉस्ट तो लेबर की वही रहेगी, लेकिन यूनिट्स की जगह आ जाएंगे आवर्स, और यहां आ जाएंगे नॉर्मल लॉस आवर्स। ये आपको बता देगा क्वेश्चन कि टोटल आवर्स में से कितने नॉर्मल लॉस आवर्स। इनफैक्ट आपको मैंने एक चीज और बता देनी है यहां पे कि स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि इतने % लॉस तो होगा ही होगा टाइम का। वहां मटेरियल में भी स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, एंड ये हम एक्सपेक्टेड रखते हैं, विच इज वाई इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड आइडल टाइम। ये होके ही रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये होके ही रहेगा, ये अनअवॉइडेबल है। ठीक है, इधर क्या होगा सर? बर्डन इज नॉट ट्रांसफर्ड टू कस्टमर, हेंस ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पीएनएल। इसको कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाओ, अपने प्रॉफिट पे इंपैक्ट डलवाओ, लेकिन इसको आप क्या नहीं करोगे? कस्टमर पे पास ऑन नहीं करोगे। आवर्स माइनस एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस के जो आवर्स हैं ये आप माइनस कर लोगे। यहाँ एबनॉर्मल आइडल आवर्स भी बोल देते हैं इसको, नॉर्मल लॉस की जगह एबनॉर्मल आइडल आवर्स, एबनॉर्मल आइडल आवर्स ऐसे भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें आपने कॉस्ट भी लेस करी है और आवर्स भी लेस करें, तो रेट आपका बैलेंस आ जाएगा। यानी आपने कस्टमर पे कोई बर्डन ट्रांसफर नहीं करा है, पूरा बर्डन कंपनी ने उठाया है। ये आपको पता है, इसलिए मैंने यहां पे क्विकली डिस्कस कर लिया, बिकॉज ये बिल्कुल मटेरियल जैसा ही है। ठीक है, बैक टू दिस क्वेश्चन। सर आप यही पढ़ाना चाह रहे थे? यस, बेसिकली आपको यहां पर जो लास्ट टॉपिक था ना, सी दिस, जो मैं समझाऊंगा पर आवर रेट कैसे निकालते हैं।
तो पर आवर रेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इंप्लॉय कॉस्ट निकालो, जो आपको मैंने ऊपर समझाया है कि भाई बेसिक सैलरी ले लो, ठीक है। आप इसमें बेसिक सैलरी कैसे निकालोगे ये सब आप ऐड बैक कर देना। देखो यहां लिख देता हूं मैं, ऐड बैक टू नेट सैलरी टू फाइंड बेसिक सैलरी, बेसिक या ग्रॉस सैलरी, या आप इसे ऐड बैक करोगे। ये आ जाए तो पहला आ गया, फिर आप इंसेंटिव्स वगैरह कैलकुलेट कर लेना और आपका एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगी। एक बार एम्प्लॉय कॉस्ट आ गई, आप इसमें इफेक्टिव आवर्स से डिवाइड कर दोगे और आपका रेट निकल आएगा। मान लो एम्प्लॉय कॉस्ट है 2 लाख रुपए और व्यक्ति ने 2000 आपका काम किया है, ठीक है। 2000 घंटे, 20,000 घंटे कर लो, ठीक है। तो 10 पर आवर यहां पे रेट आ जाएगा। आई बात समझ में? कोई बड़ी चीज नहीं थी इसमें। तो ये रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इफेक्टिव आवर्स से डिवाइड करना पड़ता है। और ये इफेक्टिव आवर्स कैसे निकालते हो आप, आपके यहां पर लेते हो आप टोटल आवर्स लेस आइडल आवर्स। आइडल आवर्स से आप यहां से लेस कर देते हो। ये लेस करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है, दैट वैल्यू इज इफेक्टिव आवर्स एंड हेंस यू गेट द रेट एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर। या फिर आप इसको बोल सकते हो लेबर का रेट, पर आवर रेट, एक ही बात है। और यही इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करवाया है। चलो तो आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आगे बोला एक्स जो है वो 2400 घंटे काम करता है पूरे साल में, यानी अब वो पूरे साल की कैलकुलेशन करवाएगा आपसे। कहता है आउट ऑफ विच जो 400 आवर्स हैं वो आपके नॉन प्रोडक्टिव हैं और ये नॉर्मल आइडल आवर्स हैं। तो यानी आपको इसका बर्डन रेट पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका होके ही रहेगा तो इस पे बर्डन ट्रांसफर करना पड़ेगा, रेट को बढ़ाना ही पड़ेगा। हाउ डू यू डू इट? बाय डिडक्टिंग थ्रू आपका डिनोमिनेटर। चलो आपको इफेक्टिव आवर्स फाइंड करने हैं एम्प्लॉय एक्स के। यहां पर बेसिक पे कितना है आपका, दिस इज, यहां पे पहले पर्टिकुलर्स बना लेते हैं, पर मंथ एंड पर एनम। बेसिक पे आपका आ गया 10,000, तो ये आ जाएगा 1,20,000। आगे डीएनएस अलाउंस, इसको डीए भी बोलते हैं, ये 2,000 है, तो पूरे साल का मल्टीप्लाइड बाय 12 ये आ जाएगा 24,000। अगला है इसमें बोनस। बोनस 20% ऑफ सैलरी एंड डीए है, तो 10 + 2,000 12,000 का 20%, दिस इज 24, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 28,800। फिर अगला आता है अदर अलाउंसेस, ये आ जाएगा 2,500, ये आ गया 30,000। फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, यस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो अलग से लेंगे, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो वो नहीं लेंगे, बिकॉज वो बेसिक सैलरी में काउंट हो गया होगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये सैलरी एंड डीए का, यानी इसका 10% है, तो कितना आ जाएगा 1,200, ये आ जाएगा 14,400, ठीक है। बस मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, एम्प्लॉय कॉस्ट, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इफेक्टिव आवर्स से। इफेक्टिव आवर्स हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में, एंड दैट्स हाउ आई कैन गेट माय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर। चलो इसको टोटल करते हैं, 10,000 2,000 2,400 2,500 एंड 1,200, दिस इज 18,100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लेते हैं, तो 217,200 ये आ गया। अब इफेक्टिव आवर्स हमारे पास, आवर्स क्योंकि
एनुअल है तो एनुअली लेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स। तो आपके टोटल आवर्स कितने हैं? 2400 लेस नॉर्मल आइडल आवर्स, आई थिंक 400 थे, 400 थे, यस। तो ये आ जाएगा 2000 आवर्स। दिस इज इफेक्टिव आवर्स डिवाइड बाय 2000, ये आ जाएगा 108.60 पर आवर। तो ये सब हमने सीख लिया और ये एक आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका कैसे कैलकुलेट की जाती है एम्प्लॉय कॉस्ट। इसमें आपने एक एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने के अलावा आइडल आवर्स भी सीख लिए और साथ साथ ये भी सीख लिया कि रेट कैसे निकाला जाता है। बिकॉज अगर आपने आइडल आवर्स सीख लिए, दोनों चीजों कंबाइन कर दो, रेट निकल गया, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। काफी चीजें आप यूज टू हो जाएंगे बाय द टाइम आप लास्ट टॉपिक तक पहुंचे। सर अब आपके पास डिस्कस करने के लिए क्या है और क्या आप इसी क्लास में डिस्कस करेंगे? मैं इस क्लास में डिस्कस करना चाहता हूं उसको, बट आई एम अफ्रेड कि कहीं वो टाइम ना खिंच जाए। बट चलो, यहाँ पर आपके पास कुछ प्लान्स होते हैं, इंसेंटिव प्लान्स। मैं पहला आपको हालसे का प्लान समझा देता हूँ, ठीक है? और ये भी बताऊंगा कि दोनों कोर्सेज में क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो समझेंगे हम। तो अलग अलग व्यक्ति आए, उन्होंने देखा कि एम्प्लॉयज वगैरह को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाहर की कंट्रीज में ऐसा हुआ, आई विल नॉट गो इनटू हिस्ट्री। उन्होंने आपका लेबर्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्टडी करी। बेसिकली इट वाज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली, बिकॉज आप पूरी कंट्री को एज अ होल पढ़ रहे थे। तो कुछ स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज में ऐसी स्टडीज बिठाई गई। तो आपने सुना होगा, आपने अगर अपनी 12th क्लास की बीएसटी पढ़ी है, बिजनेस स्टडीज, ऑब्वियसली यहाँ पे आए तो पढ़ी होगी, तो आपने उसमें टेलर का नाम सुना होगा। तो टेलर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एम्प्लॉय के अराउंड बहुत सारा काम किया, तो वो वापस आते हैं यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली सीए वाले बच्चों को वो नहीं पढ़ना है। फॉर्चुनेटली बोल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बोल रहा, बेसिकली उनके सिलेबस में टेलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके यहाँ पर दो ही प्लान है, हाल्से एंड रोवन का। बट सीएमए के बच्चे, ये सिर्फ 4 तक लिमिटेड नहीं है। मैं देखो, मैंने ये जो हाल्से वियर लिखा है और ये जो टेलर डिफरेंशियल प्लान लिखा है ना, सीएमए वाले बच्चों के लिए है, बट इसके अलावा भी है बहुत सारे, तो मुझे वो भी डिस्कस करने हैं। बट वो मैं सेपरेट लेक्चर बना के अपने ऐप पर डालूंगा एंड आई विल मेंशन इट देयर दैट दिस इज फॉर सीएमए ओनली, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सीए सिलेबस। नाउ सी दिस, हाल्से एंड रोवन तो दोनों में कॉमन है, तो पहले वो पढ़ लो। अब हाल्से व्यक्ति ने क्या बोला कि लेबर की कॉस्ट, बेसिक वेज, सर से बेसिक वेज, व्हाट अबाउट इंसेंटिव्स वगैरह सब हैं। व्हेन दे आर सेइंग बेसिक वेज, दे आर इंक्लूडिंग एवरीथिंग। रिमेंबर दैट रेट यू जस्ट कैलकुलेटेड 108.60, इसमें सब आ गया ना, ये डीएवीए। अब ये कहना चाह रहा है वो तो लो ही, एक इंसेंटिव्स मैं बताता हूं कैसे लेना है। वो कह रहा है इस व्यक्ति को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोनस भी दे दो प्लीज, इस व्यक्ति को थोड़ा सा बोनस दे दो। सर बोनस देंगे, चलो ठीक है, पहले आप बताओ बेसिक वेज क्या दोगे? जितने घंटे काम किया और जो उसका वेज रेट है वो दे दो। उसने 80 घंटे काम किया और 10 रुपए 1 घंटे के हिसाब से उसे 800 रुपए तो मिलने ही चाहिए मिनिमम। बट अगर वो व्यक्ति मेहनती है तो उसको बोनस भी दो। एंड बोनस कैसे कैलकुलेट होगा? प्लीज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बुलाओ। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताओ एक काम को करने में कितना घंटा लगता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहता है इस काम को करने में लगते हैं 100 घंटे। और इन महाशय ने कितने घंटे में काम किया? इन महाशय ने किया है 80 घंटे में। तो इस व्यक्ति ने अपना नुकसान किया है। थिंक अबाउट इट, अगर ये 100 घंटे का काम 100 घंटे में करता तो इसको 1000 रुपए मिलते। बट इस व्यक्ति ने 80 घंटे में काम किया, कंपनी का फायदा किया, 200 रुपए कंपनी के बचाए। सर अभी भी समझ में नहीं आया। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने आके, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने वहां पे बिल ऑफ मटेरियल दिया था ना, बताया था किस काम सामान कितने, किस काम को, सामान को बनाने में कितना सामान लगता है, इनपुट लगता है, वो बताया था वहां पे। ऐसे ही यहाँ पे स्टडी करते हैं, दे कंडक्ट मोशन एंड टाइम स्टडी एंड देन दे टेल यू कि भाई किस काम में कितना समय लगना चाहिए। ये काम 100 घंटे में मैक्सिमम हो जाना चाहिए। यहां पर उस व्यक्ति ने 80 घंटे में काम किया। थिंक अबाउट इट, उसने अपना नुकसान किया है। वो 1000 रुपए लेके जा सकता था, अब वो 800 लेके जा रहा है। अब जो ये 200 रुपए बचाए ना, ये 200 रुपए देखो, कंपनी कहती है चल इसका आधा आधा करते हैं, 50 तेरा 50 मेरा। तू ऐसे दुखी मत हो,
तू 1000 कमा सकता था, तूने 800 कमाए, ले 100 रुपए और रख ले, तू 900 लेके जा, ये 100 रुपए बोनस हो गया। सर ये कैसे हुआ? बिकॉज ही कुड टेक 1000 रुपीज बट ही टुक 800 ओनली। तो उसने क्या किया, टेक्निकली उसने कितने घंटे बचाए आपके? उसने आपके 20 घंटे बचाए। उसने 100 घंटे का काम 80 घंटे में कर दिया, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो गया, लेकिन कंपनी को 20 घंटे का फायदा हो गया ना, कंपनी को 200 रुपए कम देने पड़े। तो कंपनी कहती है क्या दर चल रहा था? 10 रुपए चल रहा था। ऐसा करो, इसने हमें 200 रुपए बचा के दिए, इसका आधा इसको दे दो और आधा कंपनी रख लेगी। कंपनी को तो तब भी फायदा ही है। कंपनी 1000 देती है, अब वो कंपनी 900 दे रही है, तो कंपनी कह रही है इतना नुकसान मत सहन कर, तू 100 रुपए एक्स्ट्रा ले ले मेरे से। ठीक है, तो हाउ डू यू कैलकुलेट दीज थिंग्स? आप देख लो, आप उसको बेसिक वेज तो दोगे, पर टाइम टेकन जब आपका टाइम अलाउड से कम हो जाएगा, इन दैट केस आपका हमेशा एम्प्लॉय को नुकसान होगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए वी गिव हिम बोनस एंड वी शेयर दैट बोनस इन इक्वल प्रोपोर्शन, एंड दैट्स व्हाट हालसे रिकमेंडेड। ही सेड 50-50 कर लो। बट हालसे वियर आया, हालसे वियर कहता है कि अगर वो 50 लेके जा रहा है फिर तो फिर वो 1000 भी ले जाएगा। वो काम ही नहीं करने का 80 घंटे में, वो कहेगा कि 80 घंटे में काम करता हूं तब जाके मेरा आधा पैसा देते हैं, आधा खुद रख लेते हैं, मैं 100,000 में ही करके जाऊंगा। तो इस चीज में अकड़ दिखाई किसने? एम्प्लॉयर्स ने। एम्प्लॉयर्स ने कहा तुझे 30 देंगे, अब काम तो तभी करना पड़ेगा नहीं तो जॉब से निकाल देंगे। डराया उसको थोड़ा। तो एक हालसे वियर आया ना, हालसे वियर में डरना मत। हालसे वियर बेसिकली सिंपल ये 30% कर देता है। सर सीएमए के बच्चों में तो 33 भी देखा है हमने। यस, नाउ दिस में चेंज अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट। अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग तरीके से देते हैं। वो कहता है 1/3, वो सीधा 30% ना बोल के वो बोलता है 1/3। 1/3 कितना होता है? 100 का 1/3 कितना होता है? 33.333333। तो वो 33% बोल देता है। 33 1/3 बेसिकली वो ये बोल देते हैं 1/3 दे दो, यानी 3 में से 1 हिस्सा उसको दे दो बोनस के तौर पे, 3 में से 2 हिस्सा कंपनी का फायदा हो गया। कैसे सर? अभी वो एग्जांपल लेता है। टाइम अलाउड वैसे 100 घंटे है, टाइम टेकन कितने हैं? 80 घंटे। ठीक है, टाइम सेव्ड कितना हो गया? 100 में से 80 घंटे बचा लिए, नहीं 20, 80 घंटे में काम कर दिया, नहीं 20 घंटे बचा लिए। वेज रेट कितना है? वेज रेट है आपका 10 रुपए पर आवर। तो कैसे कैलकुलेशन होगी? अब तो 80 के हिसाब से उसको 10 रुपए तो देंगे ही देंगे, क्योंकि उसने टाइम टेकन 80 घंटे लिए, तो इतना तो वो पैसा लेगा ही। उसके अलावा जो उसने 20 घंटे बचाए हैं, इस 20 घंटे को पहले पैसे में कन्वर्ट करो। पैसे में कन्वर्ट करा तो 200 रुपए बनते हैं, और उसका उसको आधा आधा दे दो तो 900 आया था। ये कहता है, हालसे वियर कहता है कि 20 आया था, ये 10, कहता 30 ही दो। सीएमए वाले बच्चे इसको 1/3 कर लेना। ठीक है, वो कहता है 60 ही दो, 860। तो कभी इंस्टीट्यूट हालसे वियर के नाम से नहीं बोलेगा आपको, वो बोल देगा आपको 50% बोनस देना है, आपको 30% बोनस देना है। अरे वो छोड़ो, कल को इंस्टीट्यूट ने अगर यहां पे 30 की जगह 20 दे दिया, वो तब भी उसको हालसे प्लानिंग बोलेगा। सीए इंस्टीट्यूट की क्या खासियत है, वो अगर आपको 30 भी बोल रहा ना, वो हालसे वियर नहीं बोलेगा उसको, वो उसको क्या बोलेगा? हालसे प्लान बोल के ही बोलेगा, क्योंकि वो परसेंटेज प्रोनाउंस कर सकता है आपको, और आपको वैसे ही करना है। इफ द क्वेश्चन गिव्स यू 20%, डू नॉट आर्ग्यू एंड कैलकुलेट एज पर 20% ओनली। दैट इज वाई आई नेवर से कि ये हालसे वियर प्लान है। आई सिंपली से हालसे में कोई भी परसेंटेज बोल दे, बाय डिफॉल्ट 50-50। अगर उसने हालसे प्लान बोला है, नो परसेंटेज इज गिवन टू यू, गो विथ 50%, क्योंकि ओरिजिनली 50-50 ही हुआ था, आधा आधा बटाता बेनिफिट। आई बात समझ में? क्या ये बात समझ में आई आपको? दिस वॉज हालसे, मिस्टर हालसे से क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक ही क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल है। कोई काम करने के 15 घंटे लगते हैं स्टैंडर्ड बेसिस पर, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मैं बता रखा है, लेकिन लिए गए 13 घंटे। तो 13 घंटे के हिसाब से 1 घंटे का 17 रुपए देते हैं, तो हम इतना तो उसको बेसिक वेज पे करेंगे ही करेंगे। सर ये 17 कहां से आया? ऊपर कैलकुलेट करना बताया, सब कुछ ऐड कर दो, डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर्स, सब आ जाएगा। फिर बोनस कितना देंगे? सर कितने घंटे बचाए हैं उसने? 15 काम 13 में किया है, 2 घंटे बचाए हैं। 2 घंटे को पहले पैसे में कन्वर्ट करो 17 के हिसाब से, लेकिन इसका हम कितना देंगे उसको? 50%। कर दो कैलकुलेट,
13 इंटू 17 दिस इज 221, 2 इंटू 17 34, 34 का आधा 17 रुपए देंगे उसको, तो 238 बेसिकली हम उसको पे करेंगे पर आवर। कंपनी को जो कॉस्ट पड़ी है वो 238 पड़ी है। आई बात समझ में? बहुत ही इजी था ये। अगर आप इसकी स्टोरी से समझोगे तो फिर कुछ ऐसा याद करने वाला रट्टे वाली बात नहीं है। जितने घंटे बचा है उसका आधा आधा कर लो। अब अगर इसी क्वेश्चन में वो बोल दे कि नो 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 आप इसको 30% दो, तो आपको 30 के हिसाब से करना है। एक और क्वेश्चन देख लो वैसे इसका, 23 आवर्स लिए हैं लेकिन 25 घंटे में काम हो जाना चाहिए था, 2 घंटे बचाए हैं, तो पहली बात तो जितने घंटे में काम किया उसके हिसाब से आप उसको पे कर दोगे 14 रुपए के हिसाब से, ठीक है। यानी टाइम टेकन इनटू वेज रेट, फिर टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम, इसको स्टैंडर्ड टाइम भी बोल देते हैं। तो 25 घंटे का काम 23 घंटे में किया, 2 घंटे बचा है, पहले पैसे में कन्वर्ट करो 14 रुपए के हिसाब से, ठीक है, और उसका फिर आधा दे दो, तो आप इतना पे कर दो। नाउ हाल से वियर, क्या हमें हाल से वियर याद रखना चाहिए? नो, यू कैन सिंपली से हाल से इफ द क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिफाइंस यू परसेंटेज। हाँ, अगर सीएमए के बच्चों के पास से क्वेश्चन आया एंड दे आर गिविंग यू हाल से वियर, यू हैव टू गो विद 1/3, ठीक है। तो ही रिकमेंडेड 30% इंस्टेड ऑफ 50%। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में ही जो 2 घंटे बचाए थे उसके 14 रुपए के हिसाब से आपको सिर्फ 30% ही उसको देना है, यानी 70% बेनिफिट कंपनी रिटेन करती है। कंपनी कहती है कि अगर आपने समय बचाया है तो इससे कंपनी का फायदा होना चाहिए, तो ये कंपनी डरा रही है उसको टेक्निकली। अब बच्चा कहता है सर वो सेव ही क्यों करेगा? बिल्कुल बात सही बात है, क्यों ही सेव करेगा? तो फिर और चीजें लगाई जाती हैं वहां पे, बहुत स्ट्रिक्ट। एक ही कंट्रोल थोड़े ना होता है, जैसे मटेरियल कंट्रोल पड़ा है, यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोल है, ठीक है। अगला प्लान जो है आपका वो रोवन का है। रोवन महाशय क्या कह गए, बहुत ध्यान से सुनना। रोवन महाशय ने बोला कि भाई आप टाइम टेकन इनटू टाइम वेज रेट, ये तो बेसिक वेज तो वैसे ही दोगे जैसे हालसे ने दिया, बट ये जो बोनस है ना, ये बोनस मेरा अलग तरीके से कैलकुलेट करना। सर कैसे कैलकुलेट करना? एक बार हालसे का याद करो, हालसे ने क्या बोला था? टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, जितना टाइम सेव करा है उसको पैसे में कन्वर्ट करो 14 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, जैसे भी है, और उसका 50% दे दो। क्या दे दो? 50% दे दो। रोवन कहता है रुको, परसेंटेज तुम खुद डिफाइन कर लो, हम परसेंटेज नहीं बता रहे, बाकी सब सेम है। सी दिस, एवरीथिंग इज सेम। क्या था ओरिजिनली? क्या था? बेसिक वेज प्लस बोनस। बेसिक वेज कैसे निकलता है? जितने घंटे लिए इनटू वेज रेट, ये निकल गया। बोनस कैसे निकलता है? जितना समय बचाया इनटू वेज रेट इनटू सम परसेंटेज। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट दैट परसेंटेज? हाउ डू यू कैलकुलेट दैट परसेंटेज? यूजुअली टीचर्स इसको ऊपर नीचे करके बताते हैं, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं प्लीज आपको बहुत इजी लगेगा, एक बारी में दोनों प्लान हो जाएंगे, आपका इतना टाइम बचेगा ना, जहां टीचर्स 3-3 घंटे में आपको एक वो करा रहे हैं, मैं आपको एक ही लेक्चर में दोनों करा दिए। हमें प्रैक्टिस पे फोकस करना है यहाँ पे। आई एम गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ये मेरी हैबिट है कम समय में ज्यादा पढ़ाना, फालतू टाइम, सीधी बात, नो बकवास। देखो यहाँ पे वो परसेंटेज क्या कहता है कि जितना समय उसने लिया है वर्सेस जितना समय उसने उसे अलाउड था, यही रेशो ले लो ना, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। Why say 50%? Why say 33%? Why say 30%? Why say 20%? Who are you to decide? Let me give you one formula. Decide वैसे ही कर लो। अब कुछ टीचर्स हैं इसको आगे पीछे कर देते हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ऐसे बड़ा इजी लगेगा, क्योंकि ये सारा इतना परसेंट तो हाल से ही है, सिर्फ परसेंटेज ही तो चेंज हो रही है। एंड दे आर नॉट गिविंग यू परसेंटेज, दे आर नॉट प्रोनाउंसिंग इट फॉर यू, दे आर आस्किंग यू खुद कैलकुलेट कर लो। सर कैसे कैलकुलेट करें? चलो ऊपर वाले क्वेश्चन से करके दिखा दो ना एक बार। ओके, एग्जाम्पल 2 में वही 23 घंटे थे, करना था 25 घंटे में, याद है? और वेज रेट कितना था? 14 रुपए। तो देखो बेसिक वही है, 23 इंटू 14। हाल से और रोवन में सिर्फ बोनस का फर्क है, बेसिक वेज तो वही पे हो रहा है। ये 2 घंटे बचाए थे, इसको हमने पैसे में कन्वर्ट किया था इस 14 के हिसाब से। अब इसका हाल से कहता तो कितना कहता? 50%। हाल से वियर कहता तो 30% या 33%, वो 1/3 कर लो बेसिकली उसका। लेकिन ये कहता है कितने घंटे लिए? 23 घंटे। कितने घंटे में काम हो जाना चाहिए था? 25 घंटे में। ये भी तो एक रेशो है, ये भी तो एक रेशो है, इसको कर लो और आप कैलकुलेट करके देखो। 23/25, योर बेसिक वेज वॉट वॉज व्हाट? 23 इंटू 14, दैट वॉज 322।
अच्छा 2 घंटे के 14 के हिसाब से वॉज 28 रुपीज आई गेस, यस। तो 23 डिवाइड बाय 25, दिस इज 25.76, ये आ गया 347.76। सर ये परसेंटेज कितनी आ रही है? 23 डिवाइड बाय 25, ये 92% आ रही। ये कह रही है कि 92% किसको पे कर दो? एम्प्लॉय को पे कर दो, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसमें कहते हैं, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर वो सेविंग ही ना करे तो फिर तो 100% हो जाएगा। तो भाई फिर सेविंग्स भी कहाँ होंगी? 25 माइनस 25 जीरो भी तो हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। कुछ पास में बच्चों ने मेरे से पूछा है कि तो वो प्लान कर लेगा फिर अपना परसेंटेज यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या करेगा? 25 कुछ टाइम सेव ही नहीं करेगा, फिर तो 100% बोनस इसका। अरे बोनस कैसे मिलेगा? टाइम ही सेव नहीं होने का। आई बात समझ में? तो ये 2 प्लान्स थे आपके, हाल्से एंड रोवन। इनको बहुत ध्यान से आप एक बार रिवाइज करना, एक बार लेक्चर अगर देखना दोबारा देख लो। एंड मुझे यहाँ पर अब आपके साथ प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको क्या क्या चीजें समझाई है वो मैं दिखा देता हूँ। आई स्टार्टेड दिस लेक्चर बाय टेलिंग यू कि व्हाट इज एम्प्लॉय कॉस्ट, हम कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। आइदर वी कैन गो पीस रेट यूनिट्स के बेसिस पर और आवर्स के बेसिस पर। फिर इसके अलावा हमने इसमें देखा कि एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। बेसिक सैलरी कैसे निकलती है, अगर नेट सैलरी दी है तो डिडक्शन ऐड बैक कर दो, ठीक है। लेकिन डिडक्शन में भी कौन सी? एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन वाली, राइट। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन अलग से आता है, इसलिए उसको बाद में पर्क्स एंड सैलरी का पार्ट और पर्क्स एंड अलाउंसेस का पार्ट लोगे। फिर जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट आएगी उसको आप जब इफेक्टिव आवर से डिवाइड कर लेते हो, यू विल गेट द रेट। फिर हमने पढ़ा इंसेंटिव्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंसेंटिव्स कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 व्यक्तियों के नाम दिए हैं यहाँ पे, हाल्से एंड रोवन, ठीक है। बाकी सीएमए के सिलेबस में आपको नहीं पढ़ने, सीए वाले बच्चों को। सीएमए वाले बच्चे अभी पढ़ेंगे मेरे साथ सेपरेट लेक्चर में। तो हाल्से कहता है कि जितना भी बेसिक वेज यानी टाइम टेकन इनटू टाइम वेज रेट, वो तो दो ही दो, बोनस भी दो। बोनस क्या? टाइम सेव्ड। हाउ डू यू कैलकुलेट टाइम सेव्ड? आप कैलकुलेट करते हो बाय टाइम टेकन माइनस टाइम, सॉरी टाइम्स अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू रेट, एंड उसका 50%। अगर वो हाल से है तो हाल से वीयर है तो 30%, बट आपका इंस्टीट्यूट उसको किसी भी परसेंटेज से दे सकता है एंड दे विल स्टिल कॉल इट हाल से, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर सीएमए के बच्चों के सिलेबस में आता है तो दे कैन टेक 1/3 यानी 33.333%, तो उतना भी ले सकते हो आप। रोवन ने क्या बोला कि क्यों पढ़ते हो दादा इस प्रॉब्लम में, क्यों इतनी प्रॉब्लम में पढ़ते हो? लेट मी गिव यू द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट परसेंटेज, दैट इज टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, एंड दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट दैट रेशियो एंड यू कैन कैलकुलेट योर वैल्यूज। तो ये 2 प्लान्स आपके सिलेबस में हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस है, पहले इनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सीएमए वाले बच्चे मेरे साथ पैरेलली सेपरेट भी करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय।